ओके, चलो यार, हम क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? हमने एसिड एसिड बेसिस एंड बेसिस सॉल्ट। सॉल्ट्स, यस, हमने उसकी Good afternoon, डेफिनेशन। sir. हेलो, हाय बच्चे, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। देखो बेटा, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में क्या करा था? दैट इज योर, हमने एसिड्स की डेफिनेशन, बेसिस की डेफिनेशन, सॉल्ट्स की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें करी थी। आज हमने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक है तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। फिर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स में क्या डिफरेंट होता है और कैसे कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट बना सकते हो, ये चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद दैट इज प्रेजेंस एंड टेस्ट, टाइप्स ऑफ एसिड्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल और मिनरल। ये आप जो टेबल देख रहे हो, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं इस टेबल में से। इस टेबल में से भी एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये फेवरेट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। फिर रिएक्शंस है, रिएक्शंस आज नहीं शुरू करेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है रिएक्शंस का। 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। सर हाँ हाँ। सर सर हमारी मैम ने बताया था कि मतलब सिर्फ वन मार्कर के लिए प्रिपेयर मत हो, क्योंकि अभी बीच में सर एक और जो पीटी होता है ना, वो एक बारी फिर से होगा अभी टर्म वन से पहले, तो उसमें हाफ जो है वन मार्कर आएंगे और हाफ जो है रिटर्न में आएगा पूरा। बिल्कुल 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 सही कह रहे सर हो। हमें कहा है कि जैसे टर्म वन जो एमसीक्यूज का जाएगा उससे पहले हमारा पीटी टू होगा, वो पूरा एमसीक्यूज होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, और मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूँ सारा, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। तो मैं सारा का सारा उसी पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा हूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, 1 मार्कर्स भी, 2 मार्कर्स भी, 3 मार्कर्स भी, ठीक है। मैं बता दूंगा जहाँ जहाँ से जोन जोन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। देखो, अब आ जाते हैं हम किस पे। आज का टॉपिक है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, फाइन। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अब आप कैसे पता करोगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो उसको पता करने का क्या तरीका होता है? देखो, एसिड वो होता है जो H प्लस देता है, जो क्या देता है? H प्लस आयन देता है, उसे हम एसिड बोलते हैं। अब जो ज्यादा H प्लस आयन देगा, ठीक है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जो कम H प्लस आयन देगा, हम उसे वीक एसिड बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइजेबल होते हैं, दैट इज दे गिव H प्लस आयंस इन लार्ज नंबर, मतलब पूरी तरह से H प्लस आयंस आपको दे देते हैं, तब हम उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और अगर वो सपोज करो हमारे को स्मॉल नंबर ऑफ H प्लस आयंस देते हैं, कम नंबर ऑफ H प्लस आयंस देते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयनाइज फुली इन वाटर, दैट इज कंप्लीटली आयनाइज, बहुत सारे H प्लस आयंस देते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr, दैट इज दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? ये पार्शली आयनाइज करते हैं, किसमें? वाटर के अंदर, ठीक है। दे आयनाइज पार्शली इन द वाटर टू गिव H प्लस आयन। तो इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फरस एसिड H2SO3 एंड एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। तो बच्चे, ये हमारा डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी सिंपल आंसर, इफ दे आयनाइज। विच इज कंसंट्रेटेड। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये नहीं होता कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, वो डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्ट। हाईली कंसंट्रेटेड। नॉट नेसेसरी। हाईली कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट मतलब वो कंसंट्रेशन पे होता है कि आपका एसिड कितना ज्यादा है और पानी कितना ज्यादा है, वो उसकी कंसंट्रेशन में, क्वांटिटी पे चीज है वो डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है कि H प्लस आयंस कौन ज्यादा दे रहा है पानी में जाकर, कौन पूरी तरह से आयनाइज हो रहा है, कौन ज्यादा H प्लस आयन दे रहा है, ये H प्लस आयंस की वैल्यू के ऊपर है कि हाउ मच H प्लस आयंस इज गिवन बाय अ एसिड। देखो, एसिड को भी ना मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी आगे जाओगे तो पढ़ोगे। उसमें हम क्या करते हैं, वो पीएच स्केल होता है, उस पीएच स्केल से हम सारी चीजें मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड दैट इज वीक है। तो स्केल के हिसाब से क्या होता है, दैट इज वो स्केल एक नंबर लाइन की तरह होता है। ये नंबर लाइन जो होती है वो 0 से शुरू होती है और 14 पे खत्म होती है, और बीच में 7 होता है। 0 से 7 के बीच में जो भी रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इस रेंज के अंदर सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं 0 to 7 की रेंज के अंदर।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पीएच बहुत कम है, 0 है, तो आप स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर आपका पीएच जो है अगर मान लो 6 है तो आप वीकर एसिड। तो इसमें वीकर और स्ट्रॉन्गर किस हिसाब से डिसाइडेड होता है, H प्लस आयंस आप कितना देते हो पानी के अंदर उसकी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो अगर कोई एसिड आपको ज्यादा H प्लस आयंस दे देता है पानी में तो आप उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो। अगर वो कम H प्लस देता है तो दैट इज योर, उसको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। अश्मीत ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या इस चैप्टर के नोट्स आप लिखवाने की जरूरत है। बच्चे ये ना नोट्स ये पीडीएफ फॉर्मेट में है ना, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है, आप इसको ही करो, ठीक है। नो नीड टू राइट इट डाउन और एनीथिंग, इसमें सब कुछ है, ठीक है, और बहुत डिटेल्ड में है। हाँ, एक मिनट ले रहा हूँ शिवम आपका क्वेश्चन। हाँ जी आशीष आप बोलो बेटा पहले। सर मतलब अगर किसी का भी पीएच लेवल जितना 7 के पास होगा उतना वो वीक एसिड होगा या एब्सोल्युटली बेस, एंड जितना दूर होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ जी, मतलब बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि 7 से अगर आप बहुत ज्यादा पीछे हो, मतलब 0 पे हो, तो आप स्ट्रॉन्गर एसिड हो, और 7 के आप करीब हो, पास में हो, जैसे 6 है, 5 है, 4 है, तो आप वीकर एसिड कहलाए जाते हो। 7 से अगर आप ऊपर चले गए ना तो आप बेस हो, तो आप क्या हो, बेस हो। उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे लेकिन वो आगे आएगा। आपको बस ये समझना है स्ट्रॉन्गर एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस मैक्सिमम क्वांटिटी में देते हैं, और वीकर एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयंस लेसर क्वांटिटी में देते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये शिवम बोलो बेटा। सर मैंने आपको 2 इमेजेस भेजी थी व्हाट्सएप पे, उसके आंसर्स बता दो। मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। ओके सर, वो प्रोजेक्ट है। हाँ ठीक है ठीक है, देखो बेटा, अब उसके बाद आ जाओ आप किस पे, दैट इज द नेक्स्ट इज कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तो डेफिनेशन समझ आ गई। H प्लस ज्यादा देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड जो H प्लस कम देगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज, हाँ बिल्कुल 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 बच्चे। अनन्या यस एब्सोल्युटली राइट। 3 और 4 है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मीडियम एसिड है, तो एसिड्स में भी बड़े सारे टाइप्स होते हैं, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेसिक जो डेफिनेशन वो यही है, अगर आपको H प्लस ज्यादा दे दिया तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, अगर आपको उसने कम H प्लस दिया तो वो वीकर एसिड है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की डेफिनेशन भी यही है। बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव देता है पानी में जाकर। अगर आपको किसी ने ज्यादा OH दे दिए, पूरी तरह से टूट गया और OH ज्यादा दे दिए, तो यार वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर सपोज करो उसने आपको कम OH दिए, लेसर OH दे रहा है पानी में जाकर, तो ऑब्वियसली वो क्या है, वीकर बेस है। तो स्ट्रॉन्गर बेसिस क्या होते हैं, दे आयनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ज्यादा से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस देते हैं पानी में जाकर, तो ये स्ट्रॉन्गर बेसिस है। सिमिलरली वीकर बेसिस क्या होंगे, उसके उल्टे, जो लेसर नंबर ऑफ OH नेगेटिव देंगे हमारे को पानी में जाकर, उनको हम वीकर बेसिस कहेंगे, ठीक है। तो विच गिव लेसर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द वाटर सोल्यूशन और इन एक्वस मीडियम, दे आर नोन एज वीकर बेसिस। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, वीकर बेसिस कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होगे ना, तो यहां पर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे डबल हेडेड एरो लगा हुआ है। ये डबल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है बच्चे, दैट इज ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे ही CH3COH टूटेगा और वो हमारे को 2 आयंस देगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस, दोबारा से जो आपका प्रोडक्ट है वो दोबारा कंबाइन होकर रिएक्टेंट दे देगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये क्या होती है बेटा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो जो भी वीक एसिड्स होंगे या वीक बेसिस होंगे वो जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि वो H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है प्रोडक्ट साइड पे। तो इस वजह से हम यहाँ पर डबल हेडेड एरो दिखाते हैं। दिस डबल हेडेड एरो शोज दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी देगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट देगा। यहां पर अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में या स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में, तो हमने सिंगल हेडेड एरो यूज करा है। इसका मतलब है रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बेसिस में हम सिंगल हेडेड एरो यूज करते हैं, और वीक बेसिस या वीक एसिड्स के लिए हम डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, बिकॉज देयर रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। उनकी रिएक्शंस क्या होती है बेटा, रिवर्सिबल होती है। क्लियर? तो दे आर रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 4 टर्म्स पढ़ी हैं हमने। पहली टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? दोज एसिड्स विच गिव लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन वाटर सोल्यूशन और इन एक्वस सोल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं जो ज्यादा H प्लस आयंस देंगे। ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, सिंगल हेडेड एरो होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे। क्लियर? सेकंड आपने पढ़ा वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन एक्वस और वाटर सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। इनकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, दैट इज इसमें डबल हेडेड एरो यूज किया जाता है। ठीक है? थर्ड रिएक्शन, थर्ड पॉइंट विच वी स्टडीड was strong bases. Again, the base is the one which gives OH negative. अगर आपको कोई बेस ज्यादा OH नेगेटिव दे रहा है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, और अगर कोई बेस आपको लेसर नंबर ऑफ OH नेगेटिव दे रहा है तो हम उसे वीक बेस बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स थी जिनको हमने स्टडी करा। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे जो फेवरेट क्वेश्चन है वो बता देता हूं। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और क्वेश्चन आता है, इज एसिटिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड? इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने बताना है इट इज अ वीक एसिड बिकॉज इट गिव्स लेसर नंबर ऑफ H प्लस आयंस व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन अ एक्वस सोल्यूशन। तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस से रिलेटेड, पूछ लिया जाएगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? तो आप बोलोगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इट कंप्लीटली आयनाइज इन द वाटर एंड गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव एंड गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी सिंपल डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल के टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन लिख लो आप, एक क्वेश्चन लिख लो यहां पे, इज एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड? ठीक है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और फिर लिखा हुआ जाएगा जस्टिफाई। क्या आ जाएगा? जस्टिफाई। अब देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर का बन गया। कैसे? पहले तो तुम्हें ये बताना है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसका 1 नंबर मिलेगा, और फिर तुम जब उसको जस्टिफिकेशन दोगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। तो 1 + 1 2। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा भी तो मैक्सिमम 2 नंबर का आ सकता है, 1 या 2 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है उतना लिखने वाला। तो 3 नंबर तो भूल जाओ, इस वाले टॉपिक में से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से 2 जो नंबर या वीक एक। और स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है तो वो भी लिखवा दो। लिख लो आंसर। एसिटिक एसिड is a weak acid as it produces lesser number of less number of H plus ions in aqueous medium, in aqueous medium। ये एक्वस मीडियम में लेसर नंबर ऑफ H प्लस आयंस देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटा? तो सर यही 2 नंबर में आ सकता है। हाँ, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। वो मैंने बताया ना, 1 नंबर में तो ये बताना है स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और दूसरे में आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों आप इसको वीक एसिड बोल रहे हो, तो उसका 1 नंबर। तो टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये। क्लियर? चलें आगे। So please wait for 2 minutes. ओके ओके। का लिखवा दो। कौन सा? ये स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस लिखवा दो। अच्छा, ये वाला बेस वाला एक क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2। अरे वाई, यूरो पे है ये नोट्स। हाँ नोट्स तो है। YmGOH whole twice, YmGOH whole twice is a weak base, is a weak base, is a weak base, is a weak base। Same answer, same answer, because
it produces lesser number of OH negative ions in aqueous medium. ये लेसर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस देता है एक्वस मीडियम में, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, वीक बेस कह रहे हैं। हम इसे क्या कह रहे हैं बेटा, वीक बेस कह रहे हैं। तो सर पहले वाले में तो H प्लस लिखा था। हाँ तो वो तो एसिड की बात हो रही थी ना दोस्त, और ये तो बेस की बात हो रही है। एसिड और बेस में यही तो डिफरेंस होता है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी ने कम OH प्रोड्यूस करे तो वो वीक बेस, अगर किसी ने ज्यादा OH प्रोड्यूस करे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। समझे? सिमिलरली तो सर अगर OH पॉजिटिव होता तो? ना बेटा, OH पॉजिटिव हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। OH कैन नॉट बी पॉजिटिव, ठीक तो है। सर H नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं, H नेगेटिव इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम एसिड जब बात करते हैं तो एसिड तभी बनता है जब H के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो, जैसे Cl प्रेजेंट हो, Br प्रेजेंट हो, I प्रेजेंट हो, फ्लोरीन प्रेजेंट हो, दैट इज ब्रोमीन प्रेजेंट हो। ऐसे एलिमेंट्स अगर H के साथ प्रेजेंट होते हैं तभी H प्लस आयंस बनाता है। जब भी H के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, जनरली नॉन मेटल प्रेजेंट होगा, तभी वो H प्लस बनाएगा। मेटल के साथ जुड़कर कभी भी H प्लस नहीं बना सकता हाइड्रोजन। हमेशा एक नॉन मेटल होना चाहिए, और नॉन मेटल 5 या 6 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस ये 6 मैक्सिमम है जिसके साथ हाइड्रोजन जो है H प्लस की स्टेट शो करेगा, और किसी एलिमेंट के साथ शो नहीं करता। यस आशीष बोलो बेटा। सर ये MgOH2 लिखा है? हाँ, MgOH होल ट्वाइस लिखा है। ओके सर। ठीक है, जल्दी जल्दी करो बेटा इसको, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। दैट इज अब हम करेंगे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट वाले टॉपिक में से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और फेवरेट क्वेश्चन है, टीचर्स देती रहती हैं हर साल। ठीक है, उनके फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, और सबसे आसान क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर देता है अगर समझकर आंसर हो गया। लिखना आ जाए तो। आशीष शैले रबिट बेटा। यस सर, डन। ओके, देखो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। बच्चे पहले तो आप समझो वर्ड का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड मतलब होता है जब आप किसी चीज की क्वांटिटी एक जगह पे बढ़ा देते हो दूसरे के कंपैरिजन में, तो हम वो बोलते हैं कंसंट्रेटेड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेट्रो ट्रेन में जाओगे और 2-3 चाइनीज आपके मेट्रो ट्रेन के अंदर चढ़ गए, तो आप क्या कहोगे कि भाई कंसंट्रेटेड है ये किससे, इंडियन से, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑब्वियसली, हमारी मेट्रो में तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना। हाँ, चाइना जाकर तुम अपना मजे से चढ़ गए तो तुम्हारी पॉपुलेशन कम होगी, चाइना वाले कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब होता है जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है एक जगह पे तो आप कंसंट्रेटेड कहलाते हो। जैसे आप मान लो एक जगह पे गए और आपके सारे दोस्त एक साथ चले गए, और मान लो कोई दूसरे ग्रुप का कोई बंदा है, तो आप लोगों की कंसंट्रेशन ज्यादा मानी जाएगी। कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को कम कैसे करा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक बैग है, उसके अंदर सारी की सारी रेड बॉल्स हैं और एक ग्रीन बॉल है। अब मैं क्या करने लग जाऊं, ऊपर से ग्रीन बॉल्स उसके अंदर फिलअप करने लग जाऊं, तो ऑब्वियस बात है कि जब ग्रीन बॉल्स ज्यादा हो जाएंगी, अल्टीमेटली जो मेरी रेड बॉल्स पहले से बैग के अंदर प्रेजेंट थी, उनकी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू ग्रीन बॉल्स कम होने लग जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डाइल्यूटेड हो गई, उनकी क्वांटिटी क्या हो गई है, डाइल्यूटेड हो गई। मतलब अब मेरे बैग के अंदर रेड बॉल्स नहीं है, ग्रीन बॉल्स ज्यादा हो गई, तो मेरी रेड बॉल्स की क्वांटिटी कम होने लग जाएगी एज कंपेयर टू ग्रीन बॉल्स। तो मैं कहूंगा डाइल्यूशन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, डाइल्यूशन। जैसे अगर मेट्रो में आपके मान लो चाइनीज चढ़े थे, और सपोज करो कि वहां पर इंडियंस थे, तो चाइनीज अगर बड़े सारे आने लग गए, ऑब्वियस बात है बच्चे, कंसंट्रेशन क्या होगी, इंडियंस की कम होने लग जाएगी। क्लियर? तो ये मैं चाइना और इंडिया के कंसंट्रेशन मतलब वो, लेकिन कंसंट्रेशन होना कि जिसकी कम अमाउंट है। नहीं, कंसंट्रेटेड अगर वर्ड यूज करा जा रहा है कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी। सपोज करो कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा मजेदार लगता है। तो अब सपोज करो मेट्रो ट्रेन में आप गए हो और 2 पाकिस्तानी चढ़े हुए हैं और आप सारे इंडियंस हो, तो ऑब्वियसली ट्रेन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंडियंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज्यादा। ठीक है,
अब सपोज करो उसी ट्रेन में और ज्यादा पाकिस्तानीज आ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे पाकिस्तानियों का नंबर बढ़ेगा, तो इंडियंस का मतलब पाकिस्तानी वाले कंसंट्रेट होते रहेंगे। हाँ, और आप क्या होते रहोगे, डाइल्यूट होते रहोगे, आप क्या होते रहोगे, डाइल्यूट होते रहोगे। तो ये होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। फॉर एग्जांपल आपकी क्वांटिटी ज्यादा है एक जगह पे तो आप कंसंट्रेटेड हो, सपोज करो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल आने वहां पर बैठने लग जाए, तो उनके कंपैरिजन में जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी तो हम कहेंगे आपका डाइल्यूशन शुरू हो गया। हम क्या कहेंगे, आपका डाइल्यूशन शुरू हो गया, डाइल्यूशन मतलब कि कम होना। कम होना, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड मतलब ज्यादा होना। यस संचिता बोलो बेटा। सर डाइल्यूट में हम ये भी कह सकते हैं कि डिसॉल्व होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो ज्यादा है और हम कम हो रहे हैं तो हम डिसॉल्व होते जा रहे हैं उसमें। मत आप बोल सकते हो, ये बात भी बोल सकते हो, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वो बात को बस समझने का एक तरीका है, वो सही है, गलत नहीं है बेटा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दो वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि केमिस्ट्री में यूज करना है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां आपकी क्वांटिटी ज्यादा, आप कंसंट्रेटेड हो, कोई और ग्रुप ऑफ पीपल आने लग गए तो धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी उनके कंपैरिजन में कम होती जाएगी, तो हम कहेंगे आप डाइल्यूट होने लग गए। तो सिमिलरली कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट केमिस्ट्री में क्या मतलब होता है, अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। पहले तो समझो सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एक सोल्यूट और क्या, सॉल्वेंट। अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यहां पर सोल्यूट ज्यादा होता है, यहां पे सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तब हम कहते हैं, तो बच्चे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो डेफिनेशंस हैं वो सोल्यूट के ऊपर है, सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अगर सोल्यूट आपका ज्यादा है तो आप कहोगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अगर आपका सोल्यूट कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो आप कहोगे डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया, 10-12 चम्मच डाल दिए नमक के, ठीक है। खाली गिलास। हाँ, खाली ग्लास नहीं यार, पानी है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो नमक है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो मैं कहूंगा ये जो सोल्यूशन बना है, क्योंकि सोल्यूशन तो बना ही है ना, दो चीजें आपने मिक्स करी तो सोल्यूशन बना, तो वो जो सोल्यूशन बना है उसमें वो कौन सा सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा है और पानी कम है। दूसरे केस सिनेरियो में मैंने एक पूरा ग्लास भरा पानी से, बहुत ज्यादा पानी भर लिया और उसमें एक चुटकी सा नमक डाल दिया, जरा सा, तो इस केस में भी सोल्यूशन बना, मिक्सचर तो ये भी बना, लेकिन इस केस में सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो मैं इसलिए इसको क्या बोलूंगा, डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोलूंगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड तो डाइल्यूटेड। सर मेरा सोल्यूशन में सोल्यूट देखा जाता है कि ज्यादा है या कम हाँ है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सॉल्वेंट नहीं देखा जाता। सॉल्वेंट नहीं देखते, सोल्यूट की गेम होती है सोल्यूशन हमेशा, ठीक है। ओके सर। हमेशा जब भी बात सोल्यूशन, जब बात होती है ना, तो वो सारी गेम सोल्यूट की होती है। मतलब अगर आप मान लो उसके अंदर अगर किसी को हीरो है ना, अगर मिक्सचर को अगर आपने देख लिया सोल्यूशन को, तो वो सोल्यूट है, सारी बात सोल्यूट की होगी, कंसंट्रेशन हमेशा सोल्यूट की निकाली जाती है, जो बात होती है सोल्यूट के रिलेटेड होती है, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताओ, ये जो हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया था जिसमें नमक बहुत ज्यादा डाल दिया था मैंने पानी में, ठीक है, अब मैं क्या इसको डाइल्यूट कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, ऊपर से पानी ज्यादा डालने लग जाओ, ठीक है। धीरे धीरे पानी जैसे जैसे ज्यादा होता रहेगा, नमक की क्वांटिटी एज कंपेयर टू वाटर कम होने लग जाएगी, और आप क्या बोलोगे कि ये सोल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। तो आप कंसंट्रेटेड चीज को डाइल्यूट में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप डाइल्यूटेड को कन्वर्ट कर सकते हो कंसंट्रेटेड में, जैसा मन चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में, डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड में। क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं किसके ऊपर, देखो एक लास्ट चीज फिर एग्जांपल पे चलते हैं। कंसंट्रेटेड है तो उसके अंदर आपको सॉल्वेंट बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो डाइल्यूट बनेगा। अगर सपोज करो डाइल्यूटेड है तो उसके अंदर आपको सॉल्यूट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को कन्वर्जन करने के लिए। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये यहां से क्वेश्चन आता है कि हम एसिड्स और बेसिस को डाइल्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार एसिड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर स्ट्रांग एसिड्स होगा ना तो उसका कोरोसिव इफेक्ट बहुत होता है, आपकी स्किन जला सकता है। तो हम लैब्स के अंदर ना स्ट्रांग एसिड यूज नहीं करते, और कभी आप स्ट्रांग एसिड यूज करोगे ना, तो जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल आपके सामने बने हुए हैं, ये तो होता है एक्वस मीडियम, ठीक है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, और ये क्या कहते हैं, एक एक ना छोटे से बॉक्स सा आता है, उसके अंदर होता है, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड। ये कंसंट्रेटेड है क्या, हाँ,
ये कंसंट्रेटेड है, सॉरी, और ये वाला जो है साथ वाला, ये मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये कंसंट्रेटेड है, ये शीशे के ग्लास में रखा गया है, और ये डाइल्यूटेड है, प्लास्टिक में रखा गया। रीजन बता देता हूँ क्यों। कंसंट्रेटेड एसिड बहुत कोरोसिव होता है, इसलिए शीशे के ग्लास, शीशे की वेसल में रखते हैं, सो दैट, क्योंकि शीशे का ना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो उसको रेजिस्ट कर सकता है। प्लास्टिक इतना अच्छी तरह से रेजिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसमें डाइल्यूटेड एसिड्स रखते हैं। तो जब आप इसको, एक ना वो आता है, दैट इज एक स्टॉपर आता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, वो आपने बचपन में यूज़ करा होगा, वो ना स्टॉपर सा होता है, उसके ऊपर रबड़ लगी होती है, इससे नीचे पाइप होती है, उसको अंदर डालते हैं और उसको प्रेस करते हैं स्टॉपर से, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एसिड अंदर आ जाता है। तो ये जब एसिड आप लोगे ना कंसंट्रेटेड, बहुत गर्म होता है, ठीक है, जरा सा भी निकालोगे ना, अगर गिर भी गया ना आपके हाथ पे, यहीं पे जलन हो जाएगी उसी टाइम, आपका हाथ पूरा जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो, ठीक है। और जब वो निकल रहा होता है उसमें से धुआं भी निकल रहा होता है इतना, क्योंकि जैसे ही आप उसे निकालते हो हवा में थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, तो उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। और जो डाइल्यूटेड एसिड्स होते हैं वो तो आराम से ऑलमोस्ट पानी ही होता है, ज़्यादा तो उसमें होता नहीं क्वांटिटी, वो आप जो मर्जी करो मज़े में कर सकते हो। लेकिन जब आप एसिड्स यूज़ करोगे ना कंसंट्रेटेड, उस टाइम टीचर बहुत ध्यान देती है कि यार ग्लव्स पहने हो, ठीक है, अपना पूरा सर सेफ ग्लव्स गार्ड क्या करा कर है। सकते हैं ग्लव्स जब ये आप कर, कह रहे हो स्किन से यार फाड़ देते हैं तो ग्लव्स फिर? पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, हम जैसे लैब में काम करते थे, तो ग्लव्स क्या करते हैं, जब आप लैब से बाहर निकलते हो ना, आपके जो हाथ होते हैं ना उनमें केमिकल्स लग जाते हैं, अब उसमें वो पूरा गंदी स्मेल फैल जाती है। अब तुम इसी हाथ से सपोज करो खाना खा लो, तो वो खाने के अंदर तुम्हारे सारे केमिकल्स चले जाएंगे, इसलिए ग्लव्स इंश्योर किए जाते हैं, सो दैट कि आपके हाथों का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है केमिकल्स के साथ ना हो। और हम तो बिना उसके करते थे, तो हमारे तो हाथों में इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल होती थी कि आप पहले तो 2-3 घंटे आपको वॉश करना पड़ता था हाथ अच्छी तरह से, तब सैनिटाइजर जाकर। लगवा ली। हाँ हाँ, वो उस टाइम सैनिटाइजर चलते नहीं थे। हाँ शिवम, आप बोलो क्या कह रहे थे। सर ये जो पिक्चर्स में लिखा हुआ है टेल्यूट, और ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट वाली में? कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड। तो सर ये लिखा तो कुछ और हुआ है। नहीं, वो ना एक्चुअली उसका सिंबल बनाया हुआ है, क्योंकि जनरली ना हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड को ना शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, बड़ा बड़ा नहीं लिखते, लैब्स में भी आप देखोगे हम ना ऐसे लिख देते हैं कॉन्क, ठीक है, कॉन्क, CONC लिख के फिर एक डॉट लगा देते हैं, क्योंकि बड़ा नाम होता है ना तो उसको छोटा कर देते हैं, कॉन्क लिख देते हैं, और ऐसे लिख देते हैं कॉन्क HCl, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl, क्लियर। तो ओके सर। हाँ, यस वो सर। लग रहा है, वो लग रहा है, वो इस पे मत जाओ, ठीक है, वो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन जनरली कॉन्क लिखा होता है, ठीक है, जब भी आप लैब में भी जाओगे ना, पढ़ोगे बढ़ोगे, तो कॉन्क लिखा हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंसंट्रेटेड, ठीक है सर बेटा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है जो सबसे सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है? HCl H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड विच इज द किंग ऑफ द एसिड्स, विच इज द किंग ऑफ द एसिड, ये ढूंढ के लाना आंसर, विच इज द किंग ऑफ द एसिड्स, एक एसिड होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है सल्फ्यूरिक एसिड इज द राइट एच आंसर, H2SO4 is the right answer. Sulfuric acid is known as the king of the acids. Why it is known as the king of the acid? Because maximum reactions में ना ये utilize होता है, इसलिए इसको king of the acids बोलते हैं। Yes मंजिता, बोलो बेटा। हाँ जी मंजिता, बोलो। सर सर हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो बेटा, हमारे देखो ना यहाँ ना दो टाइप के एसिड्स होते हैं, अभी हम जाएंगे ना आगे तो आता, मैं आपको भी बता देता हूँ, दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड्स, एक होते हैं नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स जो होते हैं, जो आपको खाने में मिलते हैं या आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो जनरली ना डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते, करोसिव नेचर होता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता, मतलब वो ये है कि आपको हार्म इतना नहीं पहुंचाएंगे। मिनरल एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये हम क्योंकि खुद लैब्स के अंदर बनाते हैं, तो इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है या कितना वीक बनाना है, तो इट इज इन आवर हैंड टू मेक द दैट इज योर मिनरल एसिड्स। लेकिन जो नेचुरल एसिड्स होते हैं जो आपके खाने में मिलते हैं, जैसे जो आप ये खाते हो, क्या नाम है, सिट्रस फ्रूट्स खाते हो, उनमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिरका जो आप चाउमीन के अंदर डालते हो उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है उसमें एसिड होता है, फिर उसके बाद जो चींटी आपको काटती है, वो जब आपको काटती है तब वो आपकी बॉडी पे एसिड को रिलीज करती है। हाँ, लेकिन वो जो उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है ना, जो विनेगर जिससे बनाया जाता है पर्टिकुलरली, वो नेचुरल एसिड की कैटेगरी में आता है। हाँ, एसिटिक एसिड, राइट, क्लियर।
तो मिनरल एसिड थोड़े स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में होते हैं, हम उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। एक बार पहले मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि डाइल्यूशन करते कैसे। देखो दो तरीके हैं। पहली बात तो समझ लो, एसिड और पानी जब भी मिलेंगे एक बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अगर आपने एसिड को पानी से मिलाया, उस जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जब एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, उस टाइम एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होती है और बहुत हीट रिलीज होती है, और बहुत ज्यादा क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब भी एसिड या बेस पानी के साथ अगर रिएक्ट करेंगे, इफ दे कंबाइन विद वाटर और इफ यू ऐड वाटर और यू ऐड एसिड और बेसिस इनटू द वाटर, हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या होते हैं, यही पेपर में क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लो आपके पास एक बीकर है ए और दूसरा बीकर है बी और दूसरा बीकर है बी। ए में आपने बीकर के अंदर लिया है बेटा वाटर, ठीक है, और ऊपर से डाल रहे हो आप एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, ये एसिड है। दूसरा केस सिनेरियो में ये है कि आपने बीकर के अंदर ले लिया है एसिड और ऊपर से डाल रहे हो पानी उसको डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर और एसिड का एडिशन होगा तभी डाइल्यूशन शुरू होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में आपने बीकर में बहुत सारा पानी लिया, ऊपर से कंसंट्रेटेड एसिड को डाल रहे हो कि वो पानी में जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा। एक तरीका ये है डाइल्यूशन करने का। दूसरा तरीका ये है बी वाले में कि आप बहुत सारा एसिड लोगे बीकर के अंदर, ठीक है, और ऊपर से पानी को ऐड करोगे। अब आपको ये बताना है कौन सा मेथड जो है सही है, कौन सा मेथड में आपको दैट इज देखो काम तो दोनों में सेम कर रहे हो, लेकिन एक मेथड में ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, एक मेथड में ब्लास्ट नहीं होगा, एक मेथड में आपको इंजरी सर नहीं, सेकंड में ब्लास्ट होगा। सेकंड में ब्लास्ट होगा। ओके संचिता, आपका आंसर क्या डाला है? सर बता। बोलो बोलो संचिता, आप बोलो पहले। हम एसिड को वाटर में डालेंगे बिकॉज एसिड ज्यादा हाई रिएक्टिव है, क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो उसके अंदर वो डिसॉल्व कर लेगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर हम एसिड के वाटर के अंदर एसिड डालेंगे तो वाटर उसको कंज्यूम कर जाएगा हाँ और वेरी गुड, कोई रिएक्शन नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट फर्स्ट सर वाला, फर्स्ट में होगा ब्लड। फर्स्ट में ब्लास्ट होगा आपके हिसाब से? यस सर। सर सर सेकंड तो वन। फर्स्ट सर सेकंड में सर ब्लास्ट होगा, फर्स्ट में ब्लास्ट होगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। सर संचिता, सेकंड में। संचिता कह रही है सेकंड में ब्लास्ट होगा, ठीक है। तनिष्क कह रहा है सेकंड में ब्लास्ट होगा। मंजिता कह रही है सेकंड में ब्लास्ट होगा। सेकंड ठीक होगा आपके हिसाब से तनिष्क? अच्छा मतलब सर फर्स्ट। मेरे हिसाब से भी सेकंड ठीक होगा, फर्स्ट ब्लास्ट होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और आशीष आप क्या कह रहे थे, आप बोलो। तो फर्स्ट में होगा ब्लास्ट। फर्स्ट में ब्लास्ट होगा, ठीक है। वंश आप क्या कह रहे थे? चलो अब बात करते हैं। देखो एक एक करके केस को लेकर चलते हैं। पहला केस उठाते हैं ये वाला। चलो आज क्या करते हैं, एसिड लेते हैं और उसको पानी में डालेंगे, ठीक है। देखो सर असली वाला। हाँ हाँ, असली में मत करना भाई तुम, ये लैब्स में करा जाता है, घर पे मत करना। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। देखो एसिड और क्या, पानी। एसिड को आप पानी में जब डालोगे ना, तो पानी क्या होता है, जैसे ही एसिड और पानी एक दूसरे के साथ मिलेंगे उसी टाइम बहुत सारी हीट रिलीज होगी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन परफॉर्म होगी। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है, नीचे बहुत सारा पानी है, वो पानी क्या करेगा, इस सारी हीट को खुद में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस वजह से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपका एसिड जो है दैट इज योर स्पिल आउट नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी सारी हीट को अपने अपने सर अंदर क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। सर अगर पानी अगर गर्म हो या ठंडा हो तो फिर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, पानी देखो, पानी गर्म हो जाएगा लेकिन इतना गर्म नहीं हो जाएगा कि वो ब्लास्ट कर दे। पानी अपने अंदर हीट को, सारी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फर्स्ट केस में ब्लास्ट नहीं होता, वो राइट मेथड होता है। आप हमेशा एसिड को पानी के अंदर डालते हो, ठीक है बेटा। अब दूसरे केस सिनेरियो में चलते हैं। अब नीचे आपका एसिड बहुत सारा है, ऊपर से आप पानी डाल रहे हो। अब देखो होगा क्या, जैसे ही ये पानी
एसिड के सरफेस पे जाके टच करेगा, उसी टाइम बहुत सारी हीट रिलीज होगी, ठीक है। और ये हीट रिलीज जैसे ही होगी, उसी टाइम क्या होगा, जो वो ऊपर से पानी आ रहा था ना, वो हीट कंज्यूम करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद एसिड प्लस वाटर के वेपर्स ये आपकी वेसल में से स्पिल आउट करेंगे, और आपके हाथ पे आ सकते हैं, आपके मुंह पे आ सकते हैं, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट पे आ सकते हैं, और इससे आपको क्या हो सकता है, दैट इज योर इंजरी हो सकती है। तो सेकंड वाला मेथड जो है गलत है, हम ये नहीं करते। हम फर्स्ट मेथड यूटिलाइज करते हैं जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं। ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर, और जब आप ऐड भी कर रहे हो तब आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है, ऐसे नहीं कि पूरा उड़ेल दिया, फिर तो चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी। इसलिए हम जरा सा ड्रॉप करते हैं, फिर स्टर करते हैं, सो दैट ड्रॉप